आपको Z ट्रांसफॉर्म में डिस्काउंट मिल रहा है। आप मुझे हीरो बताओगे कौन है, तो भाई आपको स्टैंडर्ड पेयर और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन। भाई ये मैंडेटरी है, कंपलसरी वाला पार्ट है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। ये 3 टॉपिक्स आपको करके ही करके जाने हैं। मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन, तो थ्रू आउट ये मिलने आता ही आता है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं M3 इलेक्ट्रिकल ब्रांच की एंड सेमेस्टर की स्ट्रेटेजी। भाई 70 मार्क्स का पेपर। अब लास्ट सेमेस्टर क्या हुआ था, मैं बस आपको उसका हाईलाइट बता देता हूं। भाई लास्ट सेमेस्टर जो M3 इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, ये एक अकेली ऐसी ब्रांच थी जिसके लिए एमसीक्यू आए ही नहीं थे। बाकी सारे M3 के जितने सारे पेपर्स थे, सारे ब्रांच के, उन सभी को एमसीक्यू आए थे। तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज थी, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि भाई जब मैं पेपर देखूंगा तो मुझे 10 मार्क के एमसीक्यू दिखेंगे, उसमें से 10 में से 8-9 मार्क्स में किसी भी तरीके से उठा सकता हूं। अब ये सवाल जहां पे 70 मार्क्स का पेपर पूरा थियोरेटिकल आया, जहां पे 5-5-5 मार्क्स के जो सवाल पहले पूछे जाते थे, उन्हीं सवालों को उन्होंने चेंज करके 6-6-5-6-6 के हिसाब से दे दिया। अब एक बड़ा सवाल, सर क्या लगता है आपको इस सेमेस्टर में आपको अब M3 का जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज रहेंगे क्या? तो देखो भाई, अभी भी M3 का ENTC का पेपर हुआ, उसमें भी एमसीक्यू आए थे। तो सारे ब्रांचेस के लिए एमसीक्यू आ रहे, लेकिन ये M3 इलेक्ट्रिकल ही ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो यार मेरी भी समझ के बाहर। अब मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हो सकता है एमसीक्यू आए तो खुशी होगी, और नहीं आए तो भाई आप मेंटली ऑलरेडी इतना रेडी हो अभी कि यार आने तो किसी भी तरीके से मैं इसको अच्छे से डील करूंगा। अब सवाल यहां पे आता है कि जहां जहां पे 5-5 मार्क के सवाल थे, अब जब 6-6 मार्क के हो गए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी, जैसे कि अगर कोई सवाल नहीं किया तो 6 हट जाएंगे, तो ये भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज ये स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ढंग से देखना। मैं बहुत क्विकली आपको चीजें बताऊंगा, और तो और क्या करना है, क्या स्किप करना है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या आया है अब तक, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड PYQ इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। यूनिट नंबर 3, भाई यूनिट नंबर 3 में आपके पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म एज वेल एज जेड ट्रांसफॉर्म। जब हम लोग फोरियर और जेड की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम में आता किस तरीके से। बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं सर फोरियर करूं या जेड करूं, जेड करूं या फोरियर करूं, किसी एक को स्किप करूं? मत करो। आप पेपर पैटर्न देखोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, जेड ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत ही लीनियंट है। लीनियंट का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे तो हमेशा जेड ट्रांसफॉर्म की जब भी बारी आई है, देख सकते हो आप लोग, Z ट्रांसफॉर्म की जब भी बारी आई है तो उन्होंने Z को औरिंग यहां पे क्या करा है, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म पूछा है। यहां पे Z को औरिंग उन्होंने क्या पूछा है, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म पूछा है। इसका मतलब ये है कि आपको Z ट्रांसफॉर्म में डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है आप फोरियर अच्छे से करके जाना। इसका फोरियर अच्छे से करो तो Z और इनवर्स Z में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यू हैव टू गो विथ डिफरेंस इक्वेशन। आप थ्रू आउट सारे पेपर्स देखोगे तो यूल फाइंड कि पैटर्न सेम टू सेम इसी तरीके से आता है। पैटर्न में इन लोगों ने कभी कोई चेंज नहीं किया है अब तक। तो अब इसका जो ऑरिंग है उसमें देखो, Z ट्रांसफॉर्म को अगेन ऑरिंग में इनवर्स Z है तो Z इनवर्स और Z में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब फोरियर और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे, इसका मतलब है ये लोग फोरियर में हमें कोई डिस्काउंट नहीं देते। अब आप अगर मेरे नोट्स देखोगे, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको पता होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ 13 सम्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म के, जो कि आपको तगड़े करने। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के 13 और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के 3 सम्स है, टोटल 16 सम्स आपको सही से करने। आपका फोरियर भी फिक्स हो जाएगा, इनवर्स फोरियर भी फिक्स हो जाएगा। हाँ, Z और इनवर्स Z में Z है, इनवर्स Z के 2 टाइप है। उसके बाद एप्लीकेशंस में आपको डिफरेंस इक्वेशन करना है, और डिफरेंस इक्वेशन की एक कहानी बताता हूं। इस डिफरेंस इक्वेशन में आपको फोरियर Z भी करना पड़ता है और इनवर्स Z भी फाइंड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको Z की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो प्लीज सिलेबस वाइज अगर आप देखोगे, मुझे पूछोगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फोरियर के करके, फोरियर के सम्स और इनवर्स फोरियर के सम्स, ये टोटल जैसे मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली आपको जो रिपीटेड सम्स है उस हिसाब से जाओगे तो आपको 16 सम्स है जो कि आपको वर्कआउट करने। अब सम्स लिख के उनकी प्रैक्टिस करके ये सब कुछ जाओगे
तो ये आपको 16 सम्स करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स आप पकड़ के चलो कि भाई आपको यहाँ पे 16 सम्स और इसको आपको लगेंगे टोटल 4 आवर्स करने के लिए। हैविंग सेड दिस, जेड ट्रांसफॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा स्टैंडर्ड पेयर और प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब इसके अगर आप मुझे हीरो बताओगे कौन है, तो भाई आपको स्टैंडर्ड पेयर और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड पेयर और प्रॉपर्टीज को लेके ही आपको सम्स आते हैं, जो कि सम्स ऑन जेड ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेड के, जैसे मैंने आपको दो टाइप बोले थे, एक है आपका पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा है इनवर्स इंटीग्रल, एंड देन देयर इज डिफरेंस इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं वापस बता रहा हूँ, डिफरेंस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे जेड भी है एंड यहाँ पे आपको इनवर्स जेड, दोनों भी सीखना पड़ता है, तो आप यहाँ पे कोई स्किप नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना है कर लो, अच्छे खासे रिपीटेड सम्स आते तो आपको लॉटरी लग सकती है। रिपीटेड सम्स के मार्क्स भाई आपके काउंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीवाईक्यू भी करके जाओगे ना तो भी आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा रिगार्डिंग यूनिट नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रहा सवाल सर ये फोरियर के बेसिक छोड़ दूं क्या, भाई बेसिक नहीं करेगा ना तो तेको इधर पे दिक्कत आएगी। आप ओवरऑल देखोगे तो मैंने आपको बोला था 4 आवर्स का काम है, और ये अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये भी आप पकड़ के चलो दिस इज आपका 4 आवर्स का काम है। तो ये पूरा यूनिट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये आपको लगेगा कितना, टोटल 8 घंटे में यूनिट खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर यूनिट नंबर 3 के बारे में आपको जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आया होगा पेपर एनालिसिस के साथ। यूनिट 4 की बात करते हैं। यार ये दो यूनिट मिक्सअप होने की वजह से ना बहुत दिक्कतें हो गई, मतलब दो टॉपिक्स, जैसे यहाँ पे देखो वहां पे फोरियर था, जेड था, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी है और प्रोबेबिलिटी भी है, तो क्या होता है ना कंटेंट बढ़ जाता है, तो वास्ट होने की वजह से फिर क्या स्किप करना है समझ में नहीं आता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आपको सिर्फ मीन की कॉन्सेप्ट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे यूजुअली सम्स नहीं आते। अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो इलेक्ट्रिकल को, कंप्यूटर वालों को सीवी पे बहुत सम्स आते हैं, लेकिन इनको सम्स नहीं आते। आप अच्छे से क्या करके जाओ, मोमेंट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, भाई ये मैंडेटरी है, कंपलसरी वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, ये 3 टॉपिक्स आपको करके ही करके जाने। और तो और ये तो भाई दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सो प्लीज बहुत अच्छे से करो, मतलब इन 3 टॉपिक को आपने उसके दो सम्स घर पे सॉल्व करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी देखोगे ना तो बेसिकली मतलब बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, कुछ मत करो, पेपर पैटर्न को ढंग से देखो तो आप यहाँ पे बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल करके भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। एंड फॉर सेफर साइड आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को भी कर लो। आप बोलोगे सर मैंने पेपर देखा है, भाई मुझे पता है, आप पेपर देखोगे तो काई स्क्वायर पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है यार कभी भी ये लोग एंट्री मारे, तो मेरी बात मानो, आप ये लेफ्ट वाला सेक्शन देखोगे तो आपको इनडायरेक्टली हिंट मिल जाएगी किस पे ज्यादा फोकस करना है। देखो 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 देखो, मोमेंट, रिग्रेशन, बाइनोमियल, मोमेंट, कोरिलेशन, बाइनोमियल, मोमेंट, कोरिलेशन, बाइनोमियल, मोमेंट, रिग्रेशन, बाइनोमियल। साथ ही साथ राइट में भी आपको वही पैटर्न दिखाई देगा, रिग्रेशन पॉइजन नॉर्मल, रिग्रेशन पॉइजन नॉर्मल, रिग्रेशन पॉइजन नॉर्मल। इसीलिए याद रखना टॉपिक्स इसके कितने कुल मिला के सॉर्ट करोगे तो सिर्फ 6 टॉपिक के ऊपर आपको खेलना है। अच्छे से कर लो, टाइम मिला तो काई स्क्वायर वाला सब्स्टिट्यूशन, काई स्क्वायर वाला प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, अदरवाइज इतने में भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैल्सी का यूसेज, तो आपको कैल्सी यूज करते बहुत अच्छे से आना चाहिए, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई खुद सम सॉल्व करके देखो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरा वीडियो है, मैं वीडियो में कुछ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो भाई वो बताने के बाद वो जो सॉल्विंग है ना वो आपके खुद से आना चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। विद दिस कोरिलेशन में एक बात याद रखना, कोरिलेशन में जब आप आर फाइंड आउट करते हैं तो आपकी -1 से लेके 1 तक के रेंज होती है, इसके बीच में आपका आर का आंसर आना चाहिए। रिग्रेशन का बहुत सही वाला फॉर्मूला है, रिग्रेशन को यूज करके कोरिलेशन भी किया जाता है, तो ये कनेक्शंस आपको पता होने चाहिए। मोमेंट में 2 टाइप है, एक μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, ये आपको दिया जाता है, और एक में आपको क्या दिया जाता है, टेबल दिया जाता है। टेबल वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज टेबल वाले पार्ट में आपको खुद को ये रॉ मोमेंट निकालनी पड़ती है और फिर जाके सम को आगे सॉल्व करना पड़ता है। रॉ मोमेंट को लो और सेंटर मोमेंट निकालो, इस हिसाब से ये थीम जाता है। बाइनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पॉइजन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो लोग प्लीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कोर्स से करने की कोशिश करो। अगर आपको थोड़ा भी टफ जा रहा है इलेक्ट्रिकल के बारे में, थोड़ा भी डाउट है M3 के, तो कोर्स ले लो यार, सच में आपका काम आसान होगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। देखो
यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका एक ग्राफ है, उस ग्राफ को लेके 4-5 कंडीशंस बनते हैं, उनको बहुत सही तरीके से यूज करना जरूरी है। हर एक सम यूजिंग ग्राफ आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्लीज डू इट। बहुत सारे सम्स ऐसे कि जहाँ पे पता ही नहीं चलता यार बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बता देता हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज करोगे पता है? जब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि 1%, 2%, 0.5% ऐसे बोला तो बहुत कम होगी। एंड आपके सैंपल्स जो होंगे ना, जो सैंपल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो आपके इस केस में बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। मेजॉरिटी खेलता, ये सैंपल्स भी कभी कभी कम हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी डिपेंड करे, प्रोबेबिलिटी कम होगा तो आप समझ लो कि आपको मोस्टली किसके लिए जाना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, राइट। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, कैलसी पे भी इनके आंसर्स डायरेक्टली निकलते हैं। तो प्लीज स्टैंडर्ड फॉर्मूले रट लो, अच्छे से कर लो, आपको मार्क्स लाने बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस। तो देखो भाई, ओवरऑल मैंने आपको इधर का पैटर्न भी बता दिया, ये कैसे वर्क होता है, और इधर का भी आपको बता दिया। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है। फटाफट तैयारी करो, पेन पेपर सामने रखो, और एक पढ़ाई का एक वे आउट जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। अगेन 2 टॉपिक इकट्ठा, यही तो दिक्कत है इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की। यहाँ पे भी वेक्टर्स में 2 टॉपिक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन साथ साथ में पूछा हुआ है। अगेन बच्चों की दिक्कत, सर करूँ तो क्या करूँ? तो सिंपल चीज बताता हूँ, उतनी जरूर करना भाई। सिंपल चीज कौन सी मैं बताता हूँ, इस केस में आपको क्या क्या करना है। ये तो भाई ये कॉमन है, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स तो आपको कंपलसरी करके ही जाना पड़ेगा कि भाई वेक्टर दिखता कैसे है, 3 डायमेंशन में कैसे होता है। ये अगर x है, ये y है, ये z है, तो भाई x को रिप्रेजेंट करने वाला बेस वेक्टर है i कैप, y को रिप्रेजेंट करने वाला j कैप, z को रिप्रेजेंट करने वाला k कैप। दुनिया का कोई भी वेक्टर जब आप करते हो ab बार कैन बी रिटन एज ab कैप का मॉड और साथ ab कैप और मॉड ऑफ ab बार, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको ये जो यूनिट वेक्टर है ए बी कैप, जो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये निकालते बहुत सही से आना चाहिए। उसके साथ साथ 2 लोग हैं भाई, एक तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, मुझे पर्सनली लगता है यू शुड गो विद द लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन। देखो अब चारों सवाल देखो, इसके चारों पेपर के फिक्स्ड है। डी इरोटेशनल लाइन इंटीग्रल, डी इरोटेशनल लाइन इंटीग्रल, डी इरोटेशनल लाइन इंटीग्रल, डी रोटेशनल लाइन इंटीग्रल। अब सर ऐसा है क्या कि हमेशा वैसे ही आएगा? भाई ये नहीं बोल रहा हूं, बट एक पैटर्न समझ में आता है ना, एक लाइनअप समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि इधर के टॉपिक्स नहीं करने के, आप करो, करने के लिए मेरा यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट द फैक्ट इज, अगर ऐसा है तो आपको समझ में आना चाहिए आपने कितना कितना बहुत अच्छे पढ़ के जाना है। भाई दुनिया किधर भी जाए, वेक्टर डिफरेंशिएशन के बेसिक्स, ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर 15 मिनट में हो जाएंगे, 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है वेक्टर डिफरेंशिएशन में। भाई इंट्रो यहाँ पे नहीं किया तो भी चलता है, आप डायरेक्टली डीडी के साथ जा सकते हो। डीडी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, delphi.acap पे सब कुछ जाता है। और डीडी आपको बता दूं, आप ऑप्शन में डाल ही नहीं सकते हो। आप सारे पेपर्स देखो, डीडी कवरिंग आपको हमेशा डीडी का ही सम आता है। तो डीडी के सारे टाइप्स आपको ढंग से करने, मैंने नोट्स में 6-7 टाइप्स दिए हुए और बहुत तगड़े टाइप्स दिए हुए। आपको वैरायटी है तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद आप इरोटेशनल वाली चीज करो। इरोटेशनल बहुत प्यारा है, आपको डेल क्रॉस एफ बार जो होता है उसका आंसर किसी भी तरीके से इज इक्वल टू कितना लेके आना होता है, 0 लेके आना होता है। ये लाने के बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है वो किसको फाइंड करना पड़ता है, फाई को फाइंड करने का मस्त सिंपल सा फॉर्मूला है। आप एक सम 2 सम्स करोगे तो सारे सम्स आपको सिमिलर पैटर्न के दिखना शुरू हो जाते हैं। और एक बात, इरोटेशनल है अगर प्रूव करना है तो ये आपको 0 लाना ही पड़ेगा, इज द बेसिक थिंग, राइट। एंड देन देयर इज लाइन इंटीग्रल, जो कि आप कंपलसरी करके जाओ, बिकॉज लाइन इंटीग्रल करने से फायदा क्या है मैं बताता हूँ। लाइन इंटीग्रल का आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा है कि लाइन इंटीग्रल के जो टाइप्स है वो कौन से, एक आपको आ सकता है पैराबोला, दूसरा आपको आ सकता है लाइन से रिलेटेड, तीसरा एक्स वाई और जेड, तीनों को इन लोगों ने टी में रिप्रेजेंट करके आपको पूछ सकते हैं। चौथा टाइप यहाँ पे आ सकता है जहां पे आपका पाथ क्या हो, भाई अननोन पाथ हो। फिफ्थ टाइप आपको आ सकता है जहां पे आपको सर्कल पे डील करना है। एंड सिक्स्थ टाइप आ सकता है जहां पे आपको एलिप्स के ऊपर डील करना है। ये सारे टाइप्स आपको सही तरीके से आना बहुत जरूरी है। ये आएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। आप लाइन इंटीग्रल कर सकते हो, आप चाहो तो ग्रीन्स थ्योरम को स्किप कर सकते हो। देखो भाई, पेपर जितना एनालिसिस चल रहा है ना, उस एनालिसिस के हिसाब से लग तो यही रहा है कि भाई लाइन इंटीग्रल के सम्स भी लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो सिर्फ लाइन इंटीग्रल लगता है, यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम भी करने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम में आया तो भी ऑप्शन में डाल सकते हो। अब इन दोनों में से आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर बाय चांस आपको करना है तो देयर इज डबल इंटीग्रेशन का कनेक्शन, दे हैव मेड द कनेक्शन विद ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसमें का अगर करना ही है तो प्लीज स्फीयर एंड शो दैट वाले सम्स, ये 2 टाइप्स
प्लीज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस, सॉरी स्फीयर का स्पेलिंग गलत गया, स्फीयर एंड ये आपको कंपलसरी करके जाना ही पड़ेगा, ताकि आपका इधर का सेट भी हो जाए। देखो डीडी हो जाएगा, गॉस डाइवर्जेंस हो जाएगा, डीडी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सेक्शन में आपको ग्रीन्स थ्योरम दिखता है, हाँ ग्रीन्स थ्योरम है, तो ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम है। तो आप अगर वेक्टर आइडेंटिटी ढंग से कर रहे हो, वेक्टर आइडेंटिटी की दिक्कत और फायदा दोनों बताता हूं। दिक्कत ये कि भाई वेक्टर आइडेंटिटी के टोटल 20 फॉर्मूला, कितने 20 फॉर्मूला, तो एक तो आप मेंटली पूरे रेडी रहो कि भाई मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, एंड इसके अराउंड 13 सम्स है। कितने सम्स करने अपने को, 13 सम्स करने के। सो 20 फॉर्मूला एंड 13-14 सम्स करने के बाद आपको एक को औरिंग एक आता है। यहाँ पे फायदा यही है कि यहाँ पे एनीवन पूछा जाता है, तो आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपने ये करने के बाद, और वैसे भी पता है लाइन इंटीग्रल जो करेगा उसको 50% ऑफ मिलता है। किस में ऑफ मिलता है पता है, ग्रीन थ्योरम में, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट आपका सर्कल एलिप्स का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सीखे हुए हो आप, वही आपका यहाँ पे यूज होता है। सो मुझे पूछोगे तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई इस यूनिट के लिए भी आपको 8 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे, तब जाके ये यूनिट आपके जेब में आएगा। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू वेक्टर इंटीग्रेशन थोड़ा टफ जा सकता है आपको, तो प्लीज ये यूनिट जो है वो अटेम्प्ट करते हुए भी एकदम एंड में करो, ताकि कम समय है तो जितना हो पाए उतना आप वहां पे, आपको जितना लगे आप उतना वहां पे लिख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 5। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है, राइट। यूनिट नंबर 6 प्यारा यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिक फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीआर इक्वेशन होता है। देन हार्मोनिक फंक्शन के अराउंड 5 प्रूफ है, 4 पकड़ के चलो, 4 ही पकड़ के चलो, अभी आपको एक जो आया नहीं है ना, हाँ तो आप पकड़ के चलो कि भाई इसके अपने को 4 प्रूफ अच्छे से करने। उसके बाद फाइंडिंग एफ ऑफ जेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसका कॉन्जुगेट, ये टाइप एग्जाम में हमेशा आता है। आप देखो उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप नाम भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लियरली उसके बारे में लिखा हुआ है, दैट इज मिलने थॉमसन। क्या लिखा है, मिलने थॉमसन। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो बताता हूं मैं आपको। आपको 2 टाइप के सम्स आते हैं, एक तो u दिया जाएगा या फिर v दिया जाएगा, या फिर u प्लस v दिया जाएगा, या फिर u माइनस v दिया जाएगा। ध्यान से देखना। अब आपको करना क्या है, एक पहले आपको इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, राइट, डिफ्रेंसिएशन, मतलब डैबा बाय डैबा एक्स, फिर इसका डैबा बाय डैबा वाई करना है, फिर इस डैबा बाय डैबा वाई को चेंज करना है यूजिंग सीआर इक्वेशंस, और इसको कन्वर्ट करना है वापस डैबा बाय डैबा एक्स में। फिर आपको एफ डैश ऑफ जेड रेडी करना है। फिर आपको मिलने थॉमसन का एक कंडीशन है, एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है, और इंटीग्रेट करके एफ डैश का डैश निकाल के फिर इसका क्या करना है, एफ ऑफ जेड करना है। जो u और v, आपको u दिया जाए v निकालने के लिए पूछते, v दिया जाता है u निकालने के लिए पूछते। सेम तरीका आपका यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे क्या होता है पता है, सेम डैबा बाय डैबा x, डैबा बाय डैबा y, सीआर इक्वेशन, सब कुछ सेम, सब कुछ डैबा बाय डैबा x में, लेकिन यहाँ पे हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब एडिशन करना पड़ता है 2 इक्वेशन का। और अल्टीमेट गोल इज व्हाट, अल्टीमेट गोल इज टू गेट दिस एफ डैश ऑफ जेड विच इज डैबा u बाय डैबा x प्लस i डैबा v बाय डैबा x। तो विद रिस्पेक्ट टू x वाले ही एलिमेंट, लेकिन इंडिविजुअली डैबा u बाय डैबा x और डैबा v बाय डैबा x हमें यहाँ पे रखना पड़ता है। सेम तरीका वापस मिलने थॉमसन, x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 आपको पुट करना पड़ता है। आप देखोगे थ्रू आउट मिलने 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 थॉमसन, मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन, मिलने थॉमसन, तो थ्रू आउट ये मिलने आता ही आता है, तो ये चीज का आप ख्याल रखो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है सर, बीएलटी। बीएलटी के 2 टाइप आते हैं, एक आपका डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म, डिटर्मिनेंट का, और दूसरा आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो याद रखना है भाई साहब, जब भी कभी आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डील करोगे, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म और आप यहाँ पे उसके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल में 3 या 4 ही है, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। रट पाओ तो रटो, क्योंकि वही रिपीट होते हैं, नहीं रट पाए तो प्लीज एटलीस्ट ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म तो कर ही लो, बिकॉज ABCD उसमें आपको फाइंड करना पड़ता है। अच्छी खासी ट्रिक है, तरीके से मैंने भी सिखाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, बहुत सही है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को औरिंग हमेशा कॉम्प्लीमेंट में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि आपको रीजन फॉर्म करने के लिए आना चाहिए, जैसे मॉड z माइनस आर इज इक्वल टू होता है c, यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस देने के बाद r, सॉरी मॉड z माइनस c होता है, सॉरी मॉड z माइनस सी इज इक्वल टू आर होता है। इसका मतलब क्या है भाई, c इज नथिंग बट द आपका सेंटर लोकेशन मॉड में आएगा, और सेंटर लोकेशन के बाद इज इक्वल टू आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, इज इक्वल टू आपको उसकी रेडियस है जो कि यहाँ पे लिखी हुई रहती है। सो अगर मैं मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लिखूं तो 2 इज द सेंटर एंड उसके बाद 3 इज द रेडियस, सो 2 से 5, 2 से -1, इस तरीके से ये वर्कआउट होगा। तो ये आपको रीजन क्रिएट करना, उसका रीजन फॉर्म करना ये पता होना चाहिए। फिर उसका जो पोल होता है वो उसके अंदर लाई कर रहा है या बाहर, बाहर लाई किया तो आंसर 0,
अंडरलाइन किया, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करके आप करो। यहाँ पे ये दोनों में कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफिशियली करना नहीं है आपको, तो बहुत आसान है वैसे तो। एंड द बिगेस्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला स्किप कर लो, ये आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आप प्योरली स्किप कर सकते हो। सो आपकी टॉपिक्स देखोगे 1 2 3 4 5, बस 5 टॉपिक पे काम करोगे, और ये अराउंड इट टेक्स अराउंड 7 आवर्स। तो ओवरऑल जितने अब तक के M3 है उसमें अगर आप मुझे पूछोगे तो सबसे डिफिकल्ट सिलेबस आपका सेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल का, तो इसीलिए आपको पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ती है, सिलेबस भी काफी वास्ट होने की वजह से ये दिक्कत आपके साथ होती है। आई एम श्योर 3 4 5 6 का आइडिया आपको आ चुके हैं। मैं वापस बता रहा हूँ भाई, इट इज नॉट जस्ट दैट कि मेरे को कमाना है, मेरे को बस कोर्सेज बेचने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी अपना फायदा देख लो यार। आप अगर ये करोगे, अच्छे से करोगे, तभी जाके आप पास हो पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कस्टमाइज कहीं से मिले। कहीं से उठा के कोई भी यूट्यूब वीडियो रैंडमली देखोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको एक सटीक तरीका चाहिए, सटीक लैंग्वेज चाहिए, सटीक प्रोसेस चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा। सो भाई मैंने तो मेरे हिसाब से आपको सारा सब कुछ जितना मैं बता सकता हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन किया। रहा सवाल पेपर का, तो ऑलरेडी पेपर जो है वो मई 2024 का सॉल्व करके मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ऐप पे भी मैंने डाला है, बस ऐप पे मैंने उसका सोल्यूशन का PDF भी डाला हुआ है, वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाल पाया हूँ। तो प्लीज आप चाहिए तो वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।